education, how you came in art of living and left for Delhi, what you did and how you just transformed your lifestyle. बीरगंज में आके वो बीरगंज के बारे में बोलना, वो पुराना समय बीरगंज का, इट्स रियली रियली हार्ट टचिंग। और हम तो कभी भी ऐसे कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं थे, कभी भी ऐसा एक मीडियोकर, और हम हमेशा आज भी वहाँ पे इंडिया में हम भारत सरकार के जितने भी ऑफिसर्स हैं उनको पढ़ाते हैं, और हम आज भी उनको ये कहते हैं। आर्ट ऑफ लिविंग से कैसे कनेक्ट हुए? हम दिल्ली से थोड़ा टाइम कलकत्ता भी गए, कलकत्ता से हमने मार्केटिंग एंड सेल्स का पढ़ाई किया। तो उसके बाद जब हम वापस बीरगंज आए थे, दिस वाज इन 1998, तो उस टाइम में आर्ट ऑफ लिविंग का यहाँ पर एक पहला कोर्सेज हो रहा था। शायद आप और हम लोग साथी कोर्स में थे। हाँ, हम लोग साथी थे कोर्स में। अब आर्ट ऑफ लिविंग के टीचर के हैसियत से हमें जो बताया, इंडिया के बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट, आपके सिक्योरिटी से रिलेटेड ऑफिसर्स को आपने ट्रेनिंग दिया जी। क्या मतलब क्या अनुभव रहा, कैसा रहा? मतलब ऐसे जगह पेनिट्रेट किए जहाँ आम आदमी को वहाँ घुसना संभव नहीं है। डेफिनेटली पहली बार जब हम आर्ट ऑफ लिविंग में हम अलग अलग जगह पे ये पढ़ाने के लिए इंडिया में भी और बाहर भी गए। फिर उसके बाद एक बार ये हुआ कि हमारे को आके दिल्ली में आके भारत सरकार के जो अधिकारी हैं उन लोगों को पढ़ाना है। और कोइंसिडेंटली ऐसा वो एक अपॉर्चुनिटी भी था, और दूसरा हमारे लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट भी था, क्योंकि कभी तो हमने जो वो बिल्डिंग्स, जो भारत सरकार की बिल्डिंग्स होती थी, उनको हम लोग बाहर दूर से ही देखा करते थे। वेरी ट्रू। आई वुड लाइक टू नो अबाउट आर्ट ऑफ लिविंग। आपके मुंह से सुनना चाहते हैं, आज के यंगस्टर को आप यदि कहते हो आर्ट ऑफ लिविंग ज्वाइन करो, इट विल ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, वो कैसे होता है, क्या है, कैसे चेंज आएगा? सी, आई वुड शेयर माई एक्सपीरियंस। मैं भी ऐसा कोई आर्ट ऑफ लिविंग में जाने के हिसाब से कभी भी आर्ट ऑफ लिविंग को मैं जानता नहीं था। वो भी अब तो व्हेन आई see my past, it is 26 years ago I did this program here in Birganj. Nice. नमस्ते। आज हाम्रो माझमा एक यस्ता व्यक्तित्व पाल्नु भएका छन्। बेसिकली उहाँ बीरगंजकै माटोमा जन्मिनु भएका, हुर्किनु भएका र एक कालखण्डपछि दिल्ली बसाइ सर्नु भयो र आध्यात्मिक चिन्तन, आध्यात्मिक यात्रामा लाग्नु भयो। हुँदा हुँदै मोटिभेशनल स्पिकर बन्नु भयो, कर्पोरेट हाउसमा ट्रेनर बन्नु भयो, अहिले एन्टरप्रेन्योरको रूपमा पनि कार्यरत हुनुहुन्छ। भर्साटाइल छ उहाँको परिचय र आज उनकै मुखबाट उनको संघर्षको यात्रा, सफलताको यात्रा र जीवनका मूल मन्त्रहरू विषयमा हामी एकछिन भलाकुसारी गर्नेछौँ। केही कुरा हिन्दीमा जानेछ, के कुरा नेपालीमा जानेछ। उनको शुभ नाम हो श्री रमेश शर्मा जी। स्वागत रमेश शर्मा जी। थैंक यू गणेश भैया। कन्वर्सेशन विथ गणेश के इस स्टूडियो में। थैंक यू सो मच एंड आई एम रियली डीपली ग्रेटफुल टू यू गणेश भैया। आपने ऐसा ये जो पॉडकास्ट स्टार्ट किया, this is going to be really an inspirational for all the youth, not only in Birganj and Nepal, definitely people those who are connected with us across different countries, rather I would say. So I also listen to your podcast on and off, and it is really it brings me back to Birganj, the old days and the golden time of Birganj. Thank you so much. It is nostalgic. Then today we will discuss about the learnings of you, what kind of learning you got during the years, and I would try to extract something good which you learned and which we can transform other people also. Let's start with your struggle story. How you just got got a proper education, how you came in art of living and left for Delhi, what you did and how you just transformed your lifestyle. बीरगंज में आके वो बीरगंज के बारे में बोलना, वो पुराना समय बीरगंज का, इट्स रियली हार्ट टचिंग। और
हम तो कभी भी ऐसे कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं थे, कभी भी ऐसा एक मीडियोकर, और हम हमेशा आज भी वहाँ पे इंडिया में हम भारत सरकार के जितने भी ऑफिसर्स हैं उनको पढ़ाते हैं, और हम आज भी उनको ये कहते हैं कि हमारे दादाजी जब हम एसएलसी दे रहे थे तब ये बोलते थे कि उस टाइम में परसेंटेज में रिजल्ट आता था। ट्रू। तो वो परसेंटेज में रिजल्ट आता था। दादाजी उस टाइम में इंजीनियर, इतने उनका नाम था, और उस टाइम में वो ये बोलते थे कि हमारा बेटा एसएलसी पास होगा, कि हमारा ग्रैंडसन एसएलसी पास होगा कि नहीं, हमको डर लगता है। तो इसीलिए वो हमेशा से ये बोलते थे कि इसको हमेशा इंडिया से भी एग्जाम दिलवाओ। ओके। तो हमने 10th भी नेपाल और इंडिया दोनों से पास किया, इंटर भी दोनों जगह से पास किया, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस नहीं आता था। तो ऐसे हम स्टूडेंट थे। फिर किसी तरह करते करते दिल्ली गए, ग्रेजुएशन हो गया। वो भी दिल्ली में रहने के लिए थोड़ा टाइम, बिरगंज से बाहर जाएंगे तो ठीक होगा बोल के उन्होंने ही भेज दिया। फिर ऐसे चलता चला गया। सो फार आई रिमेम्बर आप इंग्लिश में ग्रेजुएशन किए थे? हाँ, इंग्लिश ऑनर्स किए थे। जबकि हमारा कोई बैकग्राउंड नहीं था ऐसा। ओके। आर्ट ऑफ लिविंग से कैसे कनेक्ट हुए? हम जब दिल्ली से थोड़ा टाइम कलकत्ता भी गए, कलकत्ता से हमने मार्केटिंग एंड सेल्स का पढ़ाई किया। तो उसके बाद जब हम वापस बिरगंज आए थे, दिस वाज इन 1998, तो उस टाइम में आर्ट ऑफ लिविंग का यहाँ पर एक पहला कोर्सेज हो रहा था। शायद आप और हम लोग साथ ही कोर्स में थे। हाँ, हम लोग साथ ही थे कोर्स में। तो उस टाइम में हम लोगों ने कोर्स किया, और कोर्स करने के बाद जो हमारे शिक्षक थे, जो आर्ट ऑफ लिविंग के टीचर थे, मेघल जी, आपके हमारे कॉमन टीचर वही थे, हम लोग सेम ग्रुप में थे। तो उनके साथ बड़ा अच्छा वो आर्ट ऑफ लिविंग का एक एसोसिएशन रहा। उसके बाद जब यहाँ से मेघल जी गए तो फिर उसके बाद रविशंकर जी काठमांडू भी आए और उन्होंने सबको बुलाया। तो उस टाइम में बहुत लोग काठमांडू और नेपाल से बेंगलोर गए थे, और सिर्फ हम थे जो नहीं गए उस टाइम में। माय गॉड। और उसके बाद ये हुआ कि जितने लोग काठमांडू से या नेपाल से लोग बेंगलोर गए थे, वो लोग ऑलमोस्ट सब आज ऑलमोस्ट वर्ज ऑफ बैलेंसिंग में हैं। एंड आर्ट ऑफ लिविंग में वो लोग करते हैं, कभी नहीं करते हैं आर्ट ऑफ लिविंग का कितना। बट हम उसके बाद बैंगलोर गए, और बैंगलोर में उस टाइम में आर्ट ऑफ लिविंग का 25 साल का प्रोग्राम था, जो कि बहुत बड़ा प्रोग्राम था। तो गुरुजी ने हमको बोला कि वहीं यहीं पर रुक जाओ। तो हम वहीं रुके। उसके बाद ऐसा हुआ, उसके बाद लौट के आना ही नहीं हुआ। लगन चढ़ गया। हाँ, लगन चढ़ गया। आप आर्ट ऑफ लिविंग के टीचर के हैसियत से हमें जो बताया, इंडिया के बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट, आपके सिक्योरिटी से रिलेटेड ऑफिसर्स को आपने ट्रेनिंग दिया जी। क्या मतलब क्या अनुभव रहा, कैसा रहा? मतलब ऐसे जगह पेनिट्रेट किए जहाँ आम आदमी को वहाँ घुसना संभव नहीं है। डेफिनेटली पहली बार जब हम आर्ट ऑफ लिविंग में हम अलग अलग जगह पे ये पढ़ाने के लिए इंडिया में भी और बाहर भी गए। फिर उसके बाद एक बार ये हुआ कि हमारे को आके दिल्ली में आके भारत सरकार के जो अधिकारी हैं उन लोगों को पढ़ाना है। और कोइंसिडेंटली ऐसा वो एक अपॉर्चुनिटी भी था, और दूसरा हमारे लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट भी था, क्योंकि कभी तो हमने जो वो बिल्डिंग्स, जो भारत सरकार की बिल्डिंग्स होती थी, उनको हम लोग बाहर दूर से ही देखा करते थे। वेरी ट्रू, है ना। वो भी गृह मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, वो तो एक भारतीय आदमी भी वहां अंदर जाने से डरता है। तो हम तो नेपाल बिरगंज से गए। वेरी ट्रू। तो वहां पर जाके जब इंटरेक्शन होने लगा, एक बार ऐसा मौका था, उस टाइम में हमारे को ये आभास हुआ कि जो इंटेलेक्चुअल नॉलेज है वो अगर हमारे में होता तो हम बुरी तरह से फेलियर होते, बट आध्यात्मिक जो स्पिरिचुअल नॉलेज था उसने बहुत हेल्प किया। और जो वहां के इतने सीनियर आईएएस ऑफिसर्स थे, सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर्स, वो लोगों से जो उस टाइम में एक
कनेक्ट हुआ, आज तक वो लोगों के साथ हमारा वैसा ही संबंध है। और बहुत लोग तो आज हमारे परिवार के सदस्य की तरह, हमारे परिवार के सदस्य वो हैं और हम उनके परिवार के सदस्य। सोल टू सोल रिलेशन कहते हैं। एग्जैक्टली। बट आई वुड लाइक टू नो अबाउट आर्ट ऑफ लिविंग। आपके मुंह से सुनना चाहते हैं, आज के यंगस्टर को आप यदि कहते हो आर्ट ऑफ लिविंग ज्वाइन करो, इट विल ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, वो कैसे होता है, क्या है, कैसे चेंज आएगा? See, I would share my experience. मैं भी ऐसा कोई आर्ट ऑफ लिविंग में जाने के हिसाब से कभी भी आर्ट ऑफ लिविंग को मैं जानता नहीं था। वो भी अब तो when I see my past, it is 26 years ago I did this program here in Birganj. Nice. तो 26 साल पहले जब किया था, उस टाइम में हम भी वही यूथ के एज में थे, कॉलेज कंप्लीट करके आके यहाँ पर थे, यहाँ पर ऐसे ही घूम रहे थे और कोई ऐसा नहीं था कि हम भी स्पिरिचुअल उसमें जाएंगे। बट आज समझ में आता है कि स्पिरिचुअल जो नॉलेज है वो कितना बड़ा स्ट्रेंथ हमारे पास है, जो कि हम लोगों ने कभी कदर ही नहीं किया। वेरी ट्रू। सो आर्ट ऑफ लिविंग में क्या है कि एक पार्ट है जो कि मेडिटेशन है, प्राणायाम है और सुदर्शन क्रिया है, और दूसरा जो पार्ट है ना वो है इसका नॉलेज। और अध्यात्म जो है वो नॉलेज का मतलब, नॉलेज जो है अध्यात्म का बहुत बड़ा आधार है। और वो जो नॉलेज इतना डीप नॉलेज है जो कि उसको आज तक हम लोग उसकी अनुभव नहीं कर रहे। मैं कहता हूं अनुभूति, क्योंकि अनुभूति का इंग्लिश में कोई वर्ड ही नहीं मिलेगा आपको। अनुभव आप एक्सपीरियंस कहेंगे, फीलिंग्स कहेंगे, लेकिन अनुभूति कोई वर्ड ही नहीं है अंग्रेजी में। कैसे करेंगे वो? तो अनुभूति को तो आप खुद खाओ, खुद जान जाओ। एग्जैक्टली। तो वही आज के दिन में जितने भी बच्चे हैं वो आप देखेंगे इंफॉर्मेशन के बेसिस पे बातें करते हैं। उधार लिया हुआ, खुद का नहीं है। और वो इंफॉर्मेशन को जब तक आप अपने लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं करते और उसका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं होता है, तब तक वो अनुभूति नहीं बनता है। अग्री है ना? तो भैया ये चीज जो है वो हमने वहां पर जो आर्ट ऑफ लिविंग के प्लेटफॉर्म में हमने स्ट्रगल किया। एट टाइम्स ऐसा भी दिन आता था कि घर से पैसा मां से मांगना पड़ेगा, उस एज में आके वो भी आता था, लेकिन ये मन में रहता था कि नो, आई एम गोइंग टू ओवरकम इट। कॉन्फिडेंस हर कोई आदमी पढ़ के डेवलप कर सकता है, लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है ना वो बिना अनुभूति के नहीं आ सकता। अग्री है ना भैया? लेकिन अब हम सेल्फ कॉन्फिडेंस जब बोलते हैं, वो आत्म वाला जो पार्ट है ना वही है स्पिरिचुअलिटी। कॉन्फिडेंस इज नॉट स्पिरिचुअलिटी, बट व्हेन इट कम्स टू सेल्फ कॉन्फिडेंस, देन there is a bigger role of spirituality in that word. Confident upon yourself, your soul, you can say. Agree. एक बात बताइए, सुदर्शन क्रिया का आपने बात किया, प्राणायाम का बात किया, 7 डेज का कोर्स जो मैं किया था, उसके बाद में मेरे को याद है DSN भी किया, दिव्य समाज का निर्माण, एडवांस कोर्स भी किया। तो ये कॉकटेल टाइप का लगा मेरे को, कुछ फिजिकल, कुछ मेंटल, कुछ स्पिरिचुअल। आप क्या कहना चाहेंगे भैया? जैसे अभी एक पार्ट आपने और छोड़ दिया, जो हम लोग के आर्ट ऑफ लिविंग में सत्संग भी होता है, शाम को सत्संग भी होता है। तो अगर आप, हम लोगों ने भी ऐसे ही उत्सुकता से एक बार गुरुजी से, रविशंकर जी से ये पूछा था कि ये इसमें तीनों चीजें क्यों हैं। तो उन्होंने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया था, जो कि हर एक बच्चे को हमारे को बताना चाहिए। हमको भी याद है कि जब हम लोग बिरगंज में रहते थे, सरस्वती पूजा करते, तो सरस्वती को विद्या की देवी बोला जाता है। लेकिन क्यों बोला जाता है ये किसी ने नहीं बताया, वो हमारे को वहीं पता चला। तो उन्होंने बोला कि सरस्वती के हाथ में आप देखेंगे, एक हाथ में वीणा होती है, एक हाथ में माला होता है, एक हाथ में किताब होता है। तो किताब का मतलब है ज्ञान, और वीणा का मतलब है गान, और माला का मतलब है ध्यान। गान, ज्ञान और ध्यान, जब ये तीनों आपकी लाइफ में होता है, तभी
विद्या जो है वो तक ये ज्ञान और ध्यान, तो इसीलिए आर्ट ऑफ लिविंग में मेडिटेशन भी है, नॉलेज भी है और शाम को सत्संग भी है। मैंने सुना है सुदर्शन क्रिया जी, ये ऐसा एक थेरेपी है जो आपके सारे बॉडी को टॉक्सिन फ्री कर देती है, इतना ऑक्सीजन देते हैं, शरीर को रिफॉर्म कर देती है। इवन बड़े बड़े रिसर्चर इसमें लगे हुए, इवन नासा में प्रैक्टिस होती है। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट इट इज 100% ट्रू। कैसे वर्क करता है ये सुदर्शन क्रिया? भैया बेसिकली एक जो कॉमन आदमी है ना, वो एवरेज में लेस देन 30% अपने लंग्स की कैपेसिटी को यूज करता है। अब आप बताइए कि जो आदमी स्मोक करता होगा या जो आदमी और चीजों में जो लंग्स को खराब करने वाले लत हैं उसमें अगर इन्वॉल्व होगा तो उसके लंग्स की कैपेसिटी क्या होगी? और रिड्यूस हो जाएगी। सो सुदर्शन क्रिया आपके जो उसको रेगुलर प्रैक्टिस करने में वो 80% तक आपके लंग्स को एनहांस कर देता है एंड योर ब्रीदिंग goes up to the level of 80 to 85%। तो जब आप इतना ऑक्सीजनेट हो जाएंगे बॉडी में, इतना ऑक्सीजन आपका बॉडी में आ जाएगा, तो तब उसके बाद छोटे छोटे जो आपके जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप उसको क्लेंजिंग ब्रेथ के थ्रू करना शुरू कर देते हैं। ये तो मैंने खुद अनुभव किया। अगेन अनुभव भी नहीं बोलूंगा, अनुभूति थी। ठीक है। तो वो अनुभूति से ही करते हुए आगे, और यही प्रश्न मेरे से आप को मैं बताऊंगा कि मैं जब भारत सरकार के साथ काम करना मैंने शुरू किया था आर्ट ऑफ लिविंग के प्रोग्राम के लिए, तो एक ऑफिसर ने मेरे को पूछा था, अच्छा आपने मार्केटिंग और सेल्स पढ़ा, अब जो है आप इसकी मार्केटिंग कर रहे हैं। तो हमने उनको बोला था, सर हमारे को ये पढ़ाया गया था कि अगर प्रोडक्ट अच्छा हो ना तो आपके एफर्ट कम हो जाते हैं। तो हमारे पास भी उस समय प्रोडक्ट अच्छा था, तो हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से इसको लोगों को समझाया और बहुत लोगों ने इसका बेनिफिट लिया। आज भी आप देखिए इंडियन क्रिकेट टीम है, यहाँ आर्म्ड फोर्सेस हैं, रेगुलर इसका प्रैक्टिस कर रहे हैं और बहुत डीपली ये प्रोग्राम जो है आर्म्ड फोर्सेस में चल रहा है। मेरा अपना अनुभव से एक कदम और आगे। कोरोना के समय में मेरे को भी कोरोना, मेरे पूरे फैमिली को लगा, but then and there I decided I wouldn't go to hospital. I will prepare my lungs enough to just get enough oxygen. Right. मैंने अनुलोम विलोम 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे भी किया। Right. सारे फैमिली को बताया जी। तो वो नौबत नहीं, मेरा ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहा। सेम केस मेरे एक रिलेशन में भी हुआ जी। मैंने डे 1 में ही बोल दिया तुम अनुलोम विलोम करो, बंदे ने नहीं किया, केस बिगड़ गया जी। और 2-3 बार देखा मैंने, मेरे कई जन जिनको जिनको अनुलोम विलोम करने को कहा उनको लंग्स को इश्यू नहीं आया। तो मैं ये समझ रहा हूँ ये लंग्स की एक्सरसाइज की महत्ता क्या होती है। अब मैं आता हूँ और आगे, कैरेक्टर बिल्डिंग में आर्ट ऑफ लिविंग का कोई कनेक्शन होता है क्या? कैसे मतलब हम कैरेक्टर को कनेक्ट कर सकते हैं? अभी आपको जस्ट एक आउट ऑफ द ये हम लोग का कॉन्वर्सेशन के उसमें मैं बताता हूँ। मैं अभी 4थी भगवत गीता पढ़ रहा हूँ। ये भगवत गीता जो है इट्स वेरी टफ, इट्स इन इंग्लिश बाय स्वामी जी, ही इज वेरी लर्नेड पर्सन, चिन्मयानंद जी, चिन्मया मिशन के फाउंडर थे। तो उनकी भगवत गीता मैं पढ़ रहा हूँ। इट्स वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड, बट मैंने ये महसूस किया ये 4थी भगवत गीता में आप जितनी भी इंग्लिश बुक्स पढ़ते हैं जो कि आपकी मोटिवेशन या जिससे भी रिलेटेड जो भी आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप बुक्स हैं, है ना, आपके डेवलपमेंट के लिए बुक्स हैं, ये सारी बुक्स का बेस है वो भगवत गीता में। ओके। आप देखिए आज के दिन में आईवी लीग कॉलेजेस में मेंटरिंग बोलते हैं। मेंटरिंग इज नथिंग अदर देन व्हाट कृष्णा वाज टू अर्जुना। सुपर मेंटरिंग, दैट वाज सुपर मेंटरिंग। सो आज के दिन में वो मेंटोर मिलना कहाँ पॉसिबल है, और मेंटोर नहीं मिलने की वजह से हमारा यूथ जो है, देखिए छोटे छोटे 10,000, 5,000, 20,000 रुपए के लिए यहां से नेपाल से छोड़ छोड़ के ऑस्ट्रेलिया,
मिडिल ईस्ट कंट्रीज में या साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में जाके क्या कर रहा है। आर्ट ऑफ लिविंग में कनेक्ट होने के बाद में आप जब स्पिरिचुअलिटी में लगते हो तो धीमे धीमे ही सही कैरेक्टर में भी आपके अंदर बिल्डिंग शुरू हो जाती है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, बिकॉज जो एक ट्रस्ट है ना भैया, वो ट्रस्ट जब आपको अपने ऊपर आता है ना, अपने ऊपर जब आपको ट्रस्ट आता है, तब जो आउटसाइड वर्ल्ड है उसको आप कभी भी नेगेटिव वे में नहीं देखते। इसलिए बहुत बार हम लोग पढ़ते भी है ना कि नेगेटिव भी चीज जो होती है उसमें भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव होता है। जैसे आमतौर पे लोग कहते हैं ना कि एक बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय दिखाती है। वेरी ट्रू, है ना भैया? खोटा सिक्का भी कभी काम लग जाता है। एग्जैक्टली। तो वो एग्जैक्टली वो चीज जो है वो इसमें भी, नेगेटिविटी में भी आप पॉजिटिव देखते हैं। अगर जैसे हम लोग बात करते हैं कई कई बार, तो हम लोग क्या देखते हैं कि अगर नेगेटिव भी होता है तो हम, अगर आप स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग में हैं, सो देन यू पिक अप दोज पॉजिटिव थिंग्स फ्रॉम नेगेटिविटी। सो आज मैं ये देखता हूं कि नेगेटिविटी जो भी चीज है, दैट इज फॉर मी टू अंडरस्टैंड दैट दीज आर द थिंग I should not do in my life in due course of time. Or is it dawn of next morning? Absolutely. You become trainer. Later on, you became the trainer of government officers. Yes. फिर आप मोटिवेशनल स्पीकर में अपने आप को आपने ट्रांसफॉर्म किया। बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस में आप गए, उनका कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए, खास करके प्रोफेशनल वर्क में। ये चेंज कैसे आया आपको? भैया सबसे पहले तो हम आपको थोड़ा सा इसमें वो एक और करेक्शन कर देंगे। हम भारत में सिर्फ भारत सरकार के जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जो जहां पे सिविल सर्विस ऑफिसर्स पढ़ते हैं या आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर्स आते हैं, सिर्फ उन्हीं जगह पर हम पढ़ाने जाते हैं। हम प्राइवेट कोई भी इंस्टीट्यूट में भारत में नहीं पढ़ाते हैं। नेपाल में हमने ये एक सौभाग्य मिला कि नेपाल में आने की वजह से हम नेपाल में भी जो यहाँ की जो सिविल सर्विस एकेडमी है, वहां पे पुलिस एकेडमी में, सशस्त्र की एकेडमी में आने का यहाँ पर मौका मिला। और उसके बाद फिर कुछ बैंक्स के साथ एक एसोसिएशन हो गया, तो सिर्फ बैंक्स के लिए ही हम यहाँ पे, प्राइवेट कॉर्पोरेट हाउस वगैरह नहीं, हम नहीं यहाँ पे वो नहीं करते। अगर कहीं बहुत किसी के साथ अपनापन होता है तो इनफॉर्मली दैट आई कम एंड स्पेंड सम टाइम। कैसे ये मतलब अपने आप को स्विच कैसे किया? हाँ भैया 2011 का टाइम था। 2011 में ऑलमोस्ट ऐसा एक ट्रांजिशन का फेज आया, जबकि हमने ये देखा कि ठीक है, अब हम स्पिरिचुअलिटी इतना हमने प्रैक्टिस कर लिया, लेकिन क्या रियल लाइफ में इसका इफेक्ट होता है क्या? तो अब हम बहुत कंफर्टेबल था आर्ट ऑफ लिविंग में। हर जगह पर जहां जाइए आपको लोग लेने के लिए आते थे, गुरुजी हर जगह पर लोग पांव छूते थे, वो बहुत अच्छा लगता था। लेकिन क्या वो रियल लाइफ में हम वहां से बाहर निकल के भी उसको अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे तो कुछ कर सकते हैं क्या? ये चैलेंज अपने आप को आपने किया। तो भैया हम दिल्ली में रह रहे थे, बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि डिग्री का वैल्यू तो 10 साल के बाद 0 हो जाता है अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया। सारी चीजें चेंज हो जाती है भैया। अब हमको नौकरी कौन दे? वैसे हमारे बहुत सारे दोस्त जो लोग बने थे, वो लोग ये बोलते थे कि आपको हम लोग बोलेंगे, क्योंकि सरकारी ऑफिसर्स थे सारे, वो बोलते थे आपको हम बोल देते हैं फलानी जगह पर नौकरी मिल जाएगी। और जो आपकी तरह जो बड़े क्लोज शुभचिंतक थे, जो बिजनेस में थे, नेपाल का जो बैकग्राउंड से, वो लोग बोलते थे कोई बिजनेस कर लीजिए। लेकिन हमने ये सोचा था कि हम ना नौकरी करेंगे ना बिजनेस करेंगे, हम पढ़ाएंगे। तो वो जो पढ़ाने के लिए मन में था, तो अब क्या? तो उस समय में ये नया एक सब्जेक्ट, आज भी बहुत लोगों को ये सब्जेक्ट के बारे में पता नहीं है, इमोशनल इंटेलिजेंस। ओके, इमोशनल इमेच्योरिटी तो मैंने सुना हुआ है जी, इमोशनल इंटेलिजेंस मैंने नहीं सुना। जी। तो इमोशनल इंटेलिजेंस उस टाइम में 2011 में बहुत कम लोगों को पता था। तो हमने कहीं से पढ़ा, फिर उसके बाद उसको थोड़ा और डीप रिसर्च किया,
तो हमको ये लगा जिस वे में ये वर्ल्ड जा रहा है उसमें आने वाले टाइम में इमोशनल इंटेलिजेंस इज गोइंग टू बी द बैकबोन ऑफ मैनेजमेंट। वाओ वाओ। और ये चीज आज के दिन में हमको लग रहा है कि वो अब प्रूव होता जा रहा है। बहुत सही बोल रहे हैं। हम लोग का तो आधा जिंदगी दूसरे को जज करने में निकल जाता है। एब्सोल्युटली। अपना ठिकाना नहीं। एब्सोल्युटली। तो इमोशनल इंटेलिजेंस में हमने फिर कुछ सर्टिफिकेशंस लिया, पढ़ाई किया। इट वाज डिफिकल्ट बट द बेस्ट पार्ट वाज उसका सॉल्यूशन होता है। थ्योरी तो एक पार्ट हो गया, सॉल्यूशन जो था वो हमारे को आर्ट ऑफ लिविंग से और स्पिरिचुअल बैकग्राउंड से हमारे को बहुत स्ट्रॉन्ग वो हमारा बनता चला गया। मेन बात है आपका प्रोडक्ट सेलेबल भी बनता चला गया। एब्सोल्युटली। आप हमने जो सुना है आप लेस फॉर्चुनेट बच्चों को भी पढ़ाने का कोई काम करते हैं। जी वो भैया। क्या है? भैया हम लोगों ने जब हम 2011 में पार्ट टाइम हुए, आज हम आर्ट ऑफ लिविंग में दो तरह के सेगमेंट है, पार्ट टाइम और फुल टाइम। तो पहले हम फुल टाइम थे 10 साल, उसके बाद हम पार्ट टाइम हो गए। हाँ। तो पार्ट टाइम हो गए जब हम ये काम करने लगे, तो तब उस टाइम में वो जो एक पुल हुआ था ये आर्ट ऑफ लिविंग में आने का, दैट वाज ओनली बिकॉज ऑफ सोशल सेक्टर में कुछ काम करना है। ये हमेशा रहता था। और आपको क्या कहते हैं, आप एग्री भी करेंगे कि हम यहाँ पर भी जब बिरगन में भी थे तो हम सोशली बहुत हमको कुछ हर जगह पर करने का मन करता था। जेसिस की वजह से ही आपसे मेरा परिचय जी हुआ। जी। तो सोशली बहुत हम लोग लगे रहते थे। तो उस टाइम में एक ऐसा अपॉर्चुनिटी मिला, एक हमारे दोस्त का घर था बिहार में, नालंदा डिस्ट्रिक्ट में। तो वो लोग शिफ्ट कर गए थे, तो उसने बोला कि हमारा घर है, कुछ करोगे क्या? तो हमने बोला हाँ चलो स्कूल खोलते हैं। अपने सर्वाइवल के लिए दिक्कत था, अब बच्चों को पढ़ाने के लिए और उसका एक्सपेंसेस, और वो भी वन टाइम नहीं है, रिकरिंग एक्सपेंस है। तो वो बहुत टफ था। खुद का छत नहीं है, दूसरे को छाता बांट रहे हैं। एग्जैक्टली भैया। तो बट वी स्टार्टेड एंड हम लोगों ने बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स हमारे जान पहचान के हो गए थे। हमने बहुत पढ़ाना जब शुरू किया तो फिर बहुत लोगों के साथ, बहुत लोग हमको समझ गए थे, हम भी उनमें से लोगों को समझ गए। तो उन्होंने एक जने, अभी वो रिटायर्ड हो गए, भारत सरकार के हस्बैंड वाइफ दोनों सेक्रेटरी से रिटायर्ड हुए, बिहार काडर के IAS ऑफिसर थे। तो उन्होंने बोला देखिए रमेश जी, आप बिहार में खोल रहे हैं स्कूल, तो आप सरकारी स्कूल के साथ कंपीट नहीं कीजिए, उनको कॉम्प्लीमेंट कीजिए। हाँ एकदम सही, एकदम सही। तो हमने ये देखा कि कहां पर गैप है और वो गैप को एनालाइज किया। और एनालाइज करने के बाद ये पता चला कि नर्सरी KG 1 2 जो है उसमें गांव का बच्चा नहीं जाता है। तो वहां से हम लोगों ने वो स्कूल शुरू किया। वो आज भी स्कूल चल रहा है और आज भी नर्सरी KG 1 2 तक ही है वो स्कूल। और उसके बाद 2 को पास करने के बाद वहाँ पे जो सरकारी स्कूल है, सेंट्रल स्कूल है और बहुत सारे स्कूल्स हैं, इवन आर्मी स्कूल भी है, उनमें बच्चे चले जाते हैं और बहुत अच्छा बच्चे कर रहे हैं। वाह। अब थोड़ा सा आपसे कुछ यूथ को मैसेज जाए। आप अपने जीवन में स्ट्रगल देखा आपने, आपको क्या लगता है जीवन का सबसे अच्छा, बड़ा और लॉन्ग टर्म में सस्टेन करने वाला सुख किसको मानते हैं आप? समझ में आ जाए तो इससे बढ़ के कोई भी चीज नहीं है। हम लोग रिलीजियन और स्पिरिचुअलिटी में इतने कंफ्यूज्ड हैं। Very true, I agree. हम लोग रिलीजियन को स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं, हाँ, बट इट इज नॉट। वो संप्रदाय है। एग्जैक्टली। ये RW नहीं है। बिल्कुल। तो स्पिरिचुअल जो है आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, जो कुछ भी के आगे सेल्फ आता है, वो सारा चीज स्पिरिचुअल पार्ट ही आपके अंदर डेवलप करता है। आपको कितना दूसरे से इन्फ्लुएंस होना है और कहां पर लाइन ड्रॉ करना है, वो स्पिरिचुअलिटी ही सिखाती है। ठीक बात। स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर जो इनर स्ट्रेंथ होता है ना, उसको हमेशा एनहांस करती है। हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल देंगे। अभी हम यूरोप जाके आए, ऑलमोस्ट 3 वीक्स हम यूरोप में थे। तो हमारे जितने दोस्त थे वो बोलते थे प्रोफेशनली ही वर्क्स विद गवर्नमेंट, ही इज इनटू सोशल सेक्टर, बट ही इज अ स्पिरिचुअल पर्सन करके वो हर एलीट सोसाइटी में हमको ये इंट्रोड्यूस करते थे। और हमने वहां जाके देखा
कि जितनी भी वेस्ट की एलीट सोसाइटी के लोग हैं वो कोई ना कोई हमारे हिंदू धर्म के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वेदर आर्ट ऑफ लिविंग है, इस्कॉन है, सदगुरु है, और यही नहीं और भी जिन लोगों का हमने नाम भी नहीं सुना है, एक भोले महाराज जी हैं, ऐसे करके बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ वो लोग कनेक्टेड हैं। अच्छा। इटालियंस, फ्रेंच, एंड आई वाज शॉक्ड। और वो हमारे से जब बोलते थे गुरु जी करके लोगों के अपने गुरु के बारे में बताते थे, तब हमको पता चला कि हम लोग कितने ऑर्थोडॉक्स हैं और हम लोगों ने अपने जो धरोहर है उसको कभी कदर ही नहीं किया। घर की मुर्गी दाल बराबर। तो वही चीज को हमने फिर लोगों के साथ वहां पर इंटरेक्ट करने के बाद पता चला कि जो भी चीज आपको रियल जो स्ट्रेंथ होती है ना, वो बाहर की और अंदर की दो बाहर की स्ट्रेंथ जो है 3 चीजों से मिलती है। पहला जिसको आप बोलते हैं फाइनेंशियल पावर, पैसा है ना भैया। दूसरा पावर होता है मसल पावर। अच्छा, मसल पावर, चलो आपने ठीक ही कहा। तीसरा पोजीशन, कुर्सी का पावर। ये तीनों पावर जो होता है ना भैया, ये टाइम बीइंग के लिए होता है, चेंज होते रहेगा, चेंज होता है। आप देखिए शेयर मार्केट में ऊपर से नीचे हुआ तो वो वैल्यूएशन कंपनी का ऊपर कहां से कहां आ जाता है पता नहीं, कहां से अर्श से फर्श में आ जाता है या उससे नीचे चला जाता है आदमी। आप देखिए ताकतवर से ताकतवर आदमी को जब 70, 75, 80 साल का होता है उसको पकड़ के उठाना पड़ता है। बीच में भी आपको कोई एक प्रॉब्लम हो, हॉस्पिटलाइज हुए तो आपका सारा एनर्जी तो एग्जैक्टली। कुर्सी आप जैसे रिटायर्ड हुए उसके बाद कोई पूछता नहीं है आपको। भैया आपके कोई बहुत बड़े स्टेलवर्ट है, शुभचिंतक, वो रिटायर्ड हो गए तो आप कमजोर हो गए। ये हो गया बाहर के पावर। और जो इंटरनल अंदर का पावर होता है ना भैया, वो सेल्फ का पावर होता है। वो अध्यात्म से आएगा। वो अध्यात्म से आएगा। आपका कहने मतलब जैसे आप एनर्जाइज होते हैं अध्यात्म से, आपको इससे बड़ा सुख कोई नहीं मिलेगा, कुछ नहीं सस्टेन करेगा। एब्सोल्युटली, ओके, एब्सोल्युटली। जितने भी ऑड्स लाइफ में आएंगे ना, उसको आप इजीली ओवरकम कर सकते हैं। आप सबसे ज्यादा असफल इंसान यदि आप मानते हैं तो किस टाइप के इंसान को मानेंगे? जिसने स्पिरिचुअलिटी को टेस्ट नहीं किया। मतलब धन कमाया, मस्कुलर कमाया, पोजीशन कमाया और रात को नींद नहीं आती हो, दिन भर झगड़ा करता हो, या कई रोग पाल लिए हो शरीर में, या उसका हमेशा ब्लड प्रेशर हाई रहता हो, कुछ ऐसा ही? एब्सोल्युटली भैया। हम मॉर्निंग 6:30 से लेके रात को 1 बजे तक आई वर्क एवरी डे विदाउट फेल। इतने टाइम जोन से ट्रैवल किया, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता था कि चाहे हम यूरोप में जाके सो रहे हैं तो हमारे को ऐसा लगे कि अरे हमारे को जेट लैग हो रहा है, यहाँ टाइम जोन में चेंज है, या लौट के आके दिल्ली में आके प्रॉब्लम हो रहा हो। ऐसा कभी नहीं हुआ। ओके। तो सोते समय में आज भी इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ। वाह। आप अपने जिंदगी में कई लोगों से मिले, हजारों से मिले, रोल मॉडल के रूप में, आदर्श के पात्र के रूप में यदि आप नाम गिनाना चाहें तो 1, 2, 3, 4 जो किनका नाम लेना चाहेंगे? फिर देखिए वैसे तो डेफिनेटली अपने फादर मदर को हर कोई आदमी बोलता है। फादर मदर से मतलब पहले गुरु जो होते हैं वो फादर मदर ही होते हैं। वो 100 में 100 के यही होते हैं ना। और वैसे और भी आपके टीचर्स भी होते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं हमारे लाइफ में। अगर हम थोड़ा 2-3 लोगों को याद अगर करते हैं तो डेफिनेटली एक श्री रविशंकर जी का नाम हम कभी नहीं भूल सकते, है ना। उनके वो लाइन, वो स्पिरिचुअल हमारे अंदर जो बीज है वो उनके द्वारा ही डाला गया है। करोड़ों लोगों के वो तो मोरल है। बिल्कुल वो है। दूसरा डेफिनेटली हमारे ग्रैंडफादर बहुत डिसिप्लिन्ड और बहुत ही मतलब वन ऑफ द मोस्ट सिंसियर, ऑनेस्ट एंड वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। नाम लेना चाहेंगे? हाँ जी, वो उनका नाम लेट राजा राम शर्मा था उनका। बिरगंज में काफी साल उन्होंने यहीं अपना काम
किया यहाँ नेपाल सरकार के साथ, और उसके बाद लास्ट में उनका देहांत भी बीरगंज में ही हुआ। सेकेंड देन ये हो गए। फिर उसके बाद ब्यूरोक्रेसी में हमारे को भारत में एक बड़े सीनियर आईएएस ऑफिसर थे, वो पहले 77 में आईपीएस थे और 78 में आईएएस बने, मिस्टर वीएन गौड़, वीरेंद्र नारायण गौड़। आज भी वो दिल्ली में ही रहते हैं। उन्होंने हमको बहुत जो सरकार के साथ काम करने का तरीका, सरकार के साथ कैसे वो करते हैं, आज तक उनका बहुत, जबकि आज वो हमको ये बोलते हैं अब तो आप हमारे गार्डियन हो गए, लेकिन हम उनकी बड़प्पन बोलते हैं ये, बट स्टिल ही इज वन ऑफ द पर्सन हु ऑलवेज इंस्पायर्स मी। एंड लेटली फ्रॉम बीरगंज, जो हमारे बहुत करीबी थे, अब वो बीरगंज, अब वो जिंदा नहीं है, श्री विश्वनाथ शाह जी, वो भी हमारे लिए बहुत एक रोल मॉडल थे। शब्दों ने नहीं, उनके जो जीवन का जीने का तरीका था, उसने बहुत इंस्पायर किया। कैसे वो स्ट्रगल करके कैसे उन्होंने ओवरकम किया, और आज नेपाल में हर कोई उनको जानता है। वो भी आध्यात्म पुरुष, सारे जिंदगी विपश्यना में उन्होंने दिया। बिल्कुल। मैं लास्ट में आ रहा हूँ जी। कैमरामैन ने इशारा कर दिया। जी जी ठीक है, आपको भी जाना होगा। जी जी। आज के यूथ की दिशा दशा जो बोलते हैं आपसे छिपी हुई नहीं जी। नेपाल के केस में तो लगभग सारे लोग विदेशी जा रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है, जो कुछ करके दिखाना चाहते हैं वो विदेश की धरती में दिखा रहे हैं। उनके लिए कोई संदेश आपके मन में है तो बुलेट पॉइंट में। भैया, पहला तो हमने इतने सालों के बाद वापस बीरगंज नेपाल में आके बहुत सारा काम करने का जो सोच लगाया, उसमें 1 2 3 हम जो कर रहे हैं वो जस्ट बिकॉज ये सोच के हमने शुरू किया, बिकॉज नेपाल भने को मेरो जन्मभूमि ले नहीं गर्दाखेरि आज म जहाँ पुग्न सके त्यहाँ पुगे। Giving back to your motherland, that is the most important thing that I realized. And now I am here back. Maybe you will be seeing me frequently in Nepal, although I come almost on and off. 8-9 बार साल में तो आ ही जाता हूँ, but you will see me also in Birganj more frequently. And as I discussed with you, we have to do something for education, for skilling. आज के दिन में वो बहुत जरूरी है, और हम लोग सबको मतलब एक बहुत स्ट्रॉन्ग सोच बनाना पड़ेगा कि कैसे हम लोग अपने देश को, इतना सुंदर देश को हम फिर दोबारा से वही हेरिटेज, कल्चर और जो हमारा स्ट्रेंथ है, नेचर, उसको हम कैसे प्रिजर्व कर सकें और कैसे उसको वापस दुनिया को दिखा सकें कि नेपाल में सिर्फ हिमालय ही नहीं है, नेपाल में सिर्फ पशुपतिनाथ ही नहीं है, नेपाल में सिर्फ गौतम बुद्ध ही नहीं है, नेपाल में सिर्फ जनकपुरी नहीं है, नेपाल में और भी बहुत कुछ चीज है। सारी दुनिया नेपाल में आने के लिए तरसती है, उनको हम लोग यहाँ पर ही बहुत अच्छा करके दिखा सकते हैं। नेपाल में बिजनेस का बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो कि कहीं पर हमने इतना घूमने के बाद भी देखा कि नेपाल से अच्छा जगह कोई नहीं है। नेचर में देख लीजिए, वातावरण में देख लीजिए, हर चीज में इट्स ब्लेस्ड कंट्री। वो एक गाना है ना, आ लौट चले। एग्जैक्टली। आप लास्ट एक जी, ऐसा कोई गीत जो आप कभी खुश रहते हैं तो गुनगुनाते हैं, याद? भैया गाना तो अब पता नहीं बहुत वो हो गया। अब तो जब भी अकेले होते हैं तो दिमाग में इतने अच्छे अच्छे भजन होते हैं, वो भजन का 2 लाइन चले ना तो जो बड़ा मन मस्त कर देता हो। एक लेटली हमने बहुत अच्छी तरह से हमको उसका एक एक वर्ड को सोचते हैं, तो आपने भी मिले हुए हैं नितिन भैया से, जो आर्ट ऑफ लिविंग के टीचर थे। अनफॉर्चुनेटली कोविड के टाइम में उनका देहांत हो गया। तो उन्होंने लास्ट जब वो सत्संग करके जब आए थे तो वो हमारे को काफी सालों के बाद दिल्ली में मिले। तो
वो जो सत्संग करके आए थे तो उनका लास्ट गाना जो था, लास्ट भजन जो था, तो उसकी जो शुरू की लाइनें इतनी अच्छी हैं, और वो भजन में बोलते हैं, मत कर माया का अहंकार, मत कर काया का घमंड, काया धूल हो जाएगी। तो ये भजन जो है ना इतना अच्छा है। और उसके बाद एक पैरा में दूसरा में बोलते हैं कि जब जो ये जो दिया है, जब ये शुरू हुआ तो उस टाइम में तेल डाल के भेजा हुआ है। तेल खत्म कर भरियो सिंधड़ा मा तेल, जहां से रचो है सब केल, जल रही दिया की बाती। मतलब उसकी बत्ती उतने टाइम तक ही जलेगी जब तक और उस जितना वो तेल है उसमें डला हुआ। तो ये हमारे पैसा है या शरीर है, ये सब धीरे धीरे डिटोरिएट करता हुआ चला जाएगा, और अल्टीमेटली आपका जो सेल्फ है वो ही हमेशा आपके साथ रहेगा। वो सेल्फ के लिए, आत्मा के लिए हम लोगों को कुछ ना कुछ जो है वो करते रहना चाहिए। और सबसे आसान चीज जो हम सबको बोलते हैं भैया, हर मोमेंट आपका कोई पैसा खर्च नहीं होता, कोई टाइम नहीं लगता, कोई प्राणायाम करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, जिम जाने के लिए कुछ नहीं करना है। आप सिर्फ ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करेंगे ना, कृतज्ञ होंगे ना, वाह क्या बात बोले, यही क्राइसिस नथिंग लाइक इट। यही चीज की क्राइसिस है आज के दिन में। एंड आई एम एवरी मोमेंट ग्रेटफुल और ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर। सभी को शिकायत है मेरे पास कुछ नहीं है, जो है उसकी कदर नहीं है। तो आज हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। बस दिया वाली बात पे मैं ऐड ऑन करते हुए समाप्त करता हूँ। दिया वहीं रहता है, तेल भी रहता है कभी कभार, बस उसकी रोशनी लौ गायब हो जाती है। इस लौ को ही हम मान के चलते हैं, हमारी सोल है, सब कुछ रह जाता है, शरीर वहीं रहता है, शरीर का लौ गायब हो जाता है। और वो लौ जब गायब होता है तब हम लोग बोलते हैं बंदे ने प्राण छोड़ दिया। तो इसकी एक आयु होती है जो एक समय बाद जाएगी। आपके ही शब्दों को उधार लेकर के मैं अब विराम लेता हूँ। मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते।